हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग जंक्शन ऑफ टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज क्रूशल दैट ऑल इंडियंस, एवरी इंडियन मस्ट वॉच दिस वीडियो। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो वो 10 दिसंबर 2023 है। 10 दिसंबर 2023 को मैं ये वीडियो बना रहा हूं। करीब करीब रात के 8 बज चुके हैं। कल यानी कि 11 दिसंबर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक लैंडमार्क जजमेंट वी आर एक्सपेक्टिंग ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, विच विल डिसाइड द फेट ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 या फिर 370 इटसेल्फ। ज्यादातर आप में से सब लोगों को मालूम है धारा 370, आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370 एक्चुअली धारा नहीं। दैट आर्टिकल 370 को 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट ने एक प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के साथ उसको एब्रोगेट कर दिया था, या फिर रादर रीड डाउन कर दिया था। एब्रोगेशन भी नहीं था वो। लेकिन आर्टिकल 370 को जो ये स्टेप लिया गया पार्लियामेंट का 5 अगस्त 2019 को, उसको चैलेंज कर दिया गया इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड भी था, पार्लियामेंट ऐसा कर भी सकता था। इट टुक रिकॉर्ड पे पूरा द हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 370, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, द कॉन्स्टिट्यूशन कितना कर सकता है, कितना नहीं कर सकता, एवरीथिंग। इससे पहले कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कल ये फैसला करेंगे, मैं ये चाहता हूं कि एज कंसर्न इंडियन सिटीजन, चाहे आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दे रहे हो या नहीं, चाहे आप स्टूडेंट्स ऑफ लॉ हो या नहीं, इन माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि एक्चुअली पिटिशनर्स यानी कि जिन्होंने चैलेंज किया है उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या है। ऑल्सो मैं ये जानना चाहूंगा, और ये आप चाहोगे, कि सेंटर यानी कि यूनियन गवर्नमेंट उसका जवाब क्या दे रहा है। ऑल्सो फाइनली हम लोग ये देखेंगे कि बेंच यानी कि कोर्ट के क्या सवाल है, क्या फाइनली हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके ऊपर कल सुप्रीम कोर्ट आई एम श्योर फैसला करेंगे। ओनली एंड ओनली द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आज एज कंसर्न इंडियन सिटीजंस हमें यह पता होना चाहिए कि मुद्दा क्या था। सो यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस शॉर्ट, स्वीट, क्रिस्प लेकिन फुल्ली लोडेड वीडियो। वेलकम टू द स्पॉट। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करता हूं, एक बहुत ही मेजर खुशखबरी में मैं आप सब लोगों को साझा करना चाहता हूं। अन अकेडमी हैज टर्न्ड 8। यस, इट हैज बीन लॉन्ग 8, वेरी रिवॉर्डिंग, वेरी फ्रूटफुल, अमेजिंग 8 years। जब हमने आप तक पहुंचे, जब हम आपको कनेक्ट कर पाए, हम आपको पढ़ा पाए, इन वेरेवर इंटरनेट पहुंचा, हम लोग वहां तक पहुंच गए। This has been amongst the most beautiful journey in my life personally, and I'm very, very grateful for all the love, all the respect that you have given to me. So this is the 8 long years, 1 million से ज़्यादा learners, 5,000 से ज़्यादा educators, 2015 से लेकर ये journey amongst the most beautiful journey, amongst the most amazing journey. इसी खुशी में मैं आपके साथ शेयर ये भी करना चाहूँगा कि अन अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आपके लिए आई है। अन अकेडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप में आपको इतने सारे रिवॉर्ड्स मिलने का मौका है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो आपको एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन, जो आपका चैलेंज है, आप पता कर सकते हो कि वेयर डू आई स्टैंड। आपको SIDLIVE SIDLIVE कोड यूज करना है। कोई पैसे नहीं लग रहे, लेकिन आपको ये कोड यूज करना है और याद रखना है दिसंबर 17 11 बजे आपको अन अकेडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप ज्वाइन करनी है। बहुत सारे लोगों को एक गलतफहमी हो जाती है कि जब तक हम पढ़ते रहे तब तक पढ़ते रहेंगे, किसको पता चलने वाला है क्या होने वाला है। डोंट डू दिस पार्ट। देखे जरा किसमें कितना है दम, ये बड़ा जरूरी है अगर आप सही मायनों में ये पता लगाना चाहते हो वेयर डू यू स्टैंड। सो गो फॉर इट, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। हेडलाइंस क्या है? हेडलाइंस ये है कि डिसीजन ऑफ आर्टिकल 370 इज जस्ट अबाउट टू हैपन। मेरे ख्याल से ये काफी नर्वस टाइम होगा फॉर दोज पीपल जो दिस साइड भी होंगे और दैट साइड भी होंगे। इन अदर वर्ड, जो पिटिशनर्स होंगे वो भी क्या सोच रहे हैं, और जो रिस्पॉन्ड यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट करे वो भी होता है। लॉट्स एट स्टेक, बहुत बहुत कुछ एट स्टेक है। आर्टिकल 370 के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को। पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बहुत शॉर्ट में, फिर हम समझते हैं कि पिटिशनर क्या बोल रहे हैं, यानी कि जिन्होंने चैलेंज किया, चैलेंजर्स, वो क्या बोल रहे हैं। ऑल्सो वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रही है। पहले कहानी समझो, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। सो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो ब्रिटिशर्स ने एक लॉ पास किया। उस लॉ का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह लॉ इंट्रोड्यूस किया। 18 जुलाई 1947 को उन्होंने पास कर दिया।
उन्होंने उस लॉ में लिखा कि आज के दिन से स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड किया जाएगा दो ऑटोनॉमस डोमिनियंस में। एक का नाम होगा इंडिया, एक का नाम होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान बनेगा मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन ऑफ वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, खैरपुर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के साथ ब्रिटिश बलूचिस्तान, सिंध, सिलेट रीजन ऑफ आसाम, वो बन गया पाकिस्तान। उसमें वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान बन गया। लेकिन उस टाइम एक और हेडेक थी, वो हेडेक थी प्रिंसली स्टेट्स, रजवाड़ास, द वेरियस राजास, द नवाब्स, द निजाम्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। नाउ ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने इस बात को छोड़ दिया कि ये तुम्हारा फैसला है, तुम इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हो इंडिया को ज्वाइन करो, पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हो पाकिस्तान को ज्वाइन करो, अकेले रहना चाहते हो, आजाद रहना चाहते हो, आजाद रहो। ज्यादातर प्रिंसली स्टेट, ज्यादातर रजवाड़ास तो ज्वाइन कर गए, साइनिंग व्हाट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये वर्ड तुम्हें याद रखना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो इंडिया को ज्वाइन करेंगे। अराउंड 550 ऐसे प्रिंसली स्टेट से, इनमें से मेजर कंट्रीब्यूशन, इनकी जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन वाज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, द लौह पुरुष ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से इंडिया यूनिफाई हुआ। कुछ 1 2 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स है जिन्होंने थोड़ी प्रॉब्लम की, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ एंड सो ऑन सो फोर्थ, बट वो धीरे धीरे इंडिया के पार्ट हो गए। कश्मीर रिमेन्ड एन इशू। कश्मीर के जो राजा थे वो राजा हरी सिंह थे, और राजा हरी सिंह चाहते थे कि वो अकेले रहे, इंडिपेंडेंट रहे। लेकिन पाकिस्तान के जो मंसूबे थे वो अलग थे। पाकिस्तान ने कबालियों को भेजा और कश्मीर पर अटैक करा दिया। राजा हरी सिंह मदद मांगने इंडिया के पास आए, और मदद मांगने के टाइम उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। अब जी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में उन्होंने लिखा कि हम लोग इंडिया को ज्वाइन करें, ये उनकी अपनी मर्जी से लिखा गया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में 2 ऐसे पार्ट्स थे जिनको क्लॉज 7 और क्लॉज 8 बोलते हैं। क्लॉज 7 में उन्होंने ये लिखा हुआ था कि कश्मीर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई जबरदस्ती नहीं है कि कश्मीर एक्सेप्ट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि उस दौरान लिखा जा रहा था। और क्लॉज 8 में ये लिखा हुआ था कि दे विल डू व्हाटएवर दे वांट टू डू फॉर सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। नाउ राजा हरी सिंह ने उस टाइम पर शेख अब्दुल्ला, जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, उनको हमारे साथ एंगेजमेंट में लगा दिया, जो बार बार मांग रहे थे कि हमको तो ऑटोनॉमी स्टेटस दो, ऑटोनॉमी स्टेटस दो, ऑटोनॉमी दो, मतलब प्रैक्टिकली आजादी दे दो। नाउ इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, बिकॉज क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, इंडियन आर्मी कश्मीर में लैंड करी। अक्टूबर 26 और 27 की नाइट को इंडियन आर्मी वहां पे लैंड करी। हमने पाकिस्तानी कबालियों को खदेड़ के बाहर फेंका। एवरीथिंग हैपेंड। नाउ इट वाज इंडियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इंडिया को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। बाबा साहेब एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस चीज में बिल्कुल हक में नहीं थे कि ऑटोनॉमी दिया जाए। कैसे दिया जा सकता है? ऑब्वियसली वो पार्ट ऑफ इंडिया होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दिया। लेकिन उस क्लॉज में एक और पार्ट था जिसमें उन्होंने बोला था कि अभी इट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। आर्टिकल 306A 306 कैपिटल A जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में था, उसी को नाम दे दिया गया लेटर 370। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। 370 आर्टिकल पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। पार्ट 21 क्या होता है सर? पार्ट 21 होता है जिसको बोला जाता है ट्रांजिशनल और टेम्पररी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कीवर्ड है टेम्पररी प्रोविजन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का टेम्पररी प्रोविजन वाला जो पार्ट है, मतलब वो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी प्रोविजन में 370 आर्टिकल 370 डाल दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि 370 करता क्या है? 370 ऐसा करता है कि कुछ वो स्पेशल स्टेटस देता था टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उस स्पेशल स्टेटस में कुछ ऐसी बातें थी कि आमतौर पे तो यूनियन जो होता है, जो सेंटर होती है, वो बहुत सारे लॉज अपनी मर्जी से बना सकती है, लेकिन एक्सेप्ट विद डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड टेलीकम्युनिकेशन, 2-4 इवेंट्स छोड़कर बाकी सब में यूनियन को मजबूरी हो गई थी कि वो, ध्यान से सुनना, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट को बिना पूछे, यानी कि उस स्टेट की, जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा को बिना पूछे आप कुछ लॉज नहीं बना सकते। उसी तरह से ये स्पेशल स्टेटस चलता गया। 370 को यूज करके 35A भी बनाया गया था, जिसमें अगर तुम्हें बहुत सब पूरे देश को पता है 35A बनाया गया था। दैट वाज इन 1954 बाय अ प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन। नाउ 35A में जम्मू एंड कश्मीर के जो सरकार थी वो परमानेंट रेजिडेंस डिसाइड कर लेती थी। अब परमानेंट रेजिडेंस क्या होते हैं? ये जम्मू एंड कश्मीर के लोग ही वहां पर जॉब ले सकते हैं, वही प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं,
उनको ही वहां के सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो भी स्पेशल राइट्स होते हैं। जो आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर वाले वो जाके जम्मू एंड कश्मीर प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे। अब ये बड़ा खतरनाक सा सिचुएशन था। ये है बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ 370 एंड 35A। बहुत बार बहुत एतराज हुआ, बहुत सारे फ्रंट्स पे ये एतराज हुआ कि यार ये कैसी बात हुई। जम्मू एंड कश्मीर के लोग जम्मू एंड कश्मीर के बाहर आते हैं, उनके लिए पूरा देश आजाद है, वहां आप जॉब भी ले सकते हो, वहां पे आप सब कुछ कर सकते हो, वहां पर आप प्रॉपर्टी खरीद लो, घर खरीद लो, सब कुछ अलाउड है। लेकिन बाकी आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर के लोग अगर जम्मू एंड कश्मीर में जाते हैं तो वो अलग सी चीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को और बहुत सारी चीजें थी, रादर जम्मू एंड कश्मीर को और बहुत सारे स्पेशल स्टेटस थे। उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सकता था, वो फ्लैग बना सकते थे, उनको फंडामेंटल ड्यूटीज की चिंता नहीं थी, वहां पर डायरेक्टली प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगाया जा सकता था, पहले गवर्नर्स रूल लगाना जरूरी होता था सेक्शन 92 का, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ओवर द एंटायर 1950s 60s 70s 80s 90s, राइट, ये इसी बात के बार बार बैकग्राउंड में चर्चा होती गई कि ये क्या बात हुई। ओके, एक प्रधान, एक निशान, एक संविधान, एक देश में वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन नेशन वन फ्लैग, ये होना बड़ा जरूरी है। लेकिन किसी ने ये पॉलिटिकल विल नहीं किया। और फिर एक वो दिन आया जब 370, ओके, आर्टिकल 370 के बारे में द प्रेजेंट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने फैसला किया कि बहुत हो गया, ये 370 जो स्पेशल स्टेटस दे रहा है, ये वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन नेशन वन फ्लैग के पूरे एलिमेंट से बाहर जा रहा है। और पार्लियामेंट ने इसको रीड डाउन कर दिया ऑन 5 अगस्त 2019, लेकिन उसको चैलेंज कर दिया गया। तो अभी भी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह ने बहुत बार बोला, हाउ कैन कंट्री हैव टू कॉन्स्टिट्यूशंस, बिकॉज इसके तुरंत बाद क्या किया गया, 5 अगस्त 2019 को जब इसे रीड डाउन कर दिया गया तो अक्टूबर में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बनाया गया। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से वो जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, वन द यूटी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड वन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये बड़ी कमाल की बात है। तो अब यहां पे 3-4 एलिमेंट्स हो गए। नंबर 1, 370 को रीड डाउन कर दिया, बिल्कुल। दूसरा, 35A जो ये स्पेशल प्रिविलेजेस देता था जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स को, वो चला गया। नंबर 3, जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया गया, वन एज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया गया, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये है इस पूरे के पूरे कहानी का पूरा बैकग्राउंड। ये जो कल की जजमेंट आएगी उसका पूरा बैकग्राउंड ये है। नाउ लेट अस सी एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि पिटिशनर्स क्या चैलेंज कर रहे हैं। तो हम लोग वो आर्ग्यूमेंट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट आर द पिटिशनर आर्ग्यूइंग, कि पिटिशनर जो चैलेंज कर रहे हैं ये 370 को, ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो 3-4 चीजें साथ में हुई, इनको एक साथ चैलेंज किया गया। सो पहला चैलेंज जो जम्मू एंड कश्मीर के इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आया, बोला सबसे पहले ये बात बोली गई कि आर्टिकल 370 को आपने रिमूव ही कैसे किया। बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि अगर तुम आर्टिकल 370 सब क्लॉज 3 पढ़ो, पूरा आर्टिकल 370 किसी दिन निकाल के गूगल से पढ़ लो, तो उसमें बोला हुआ है कि ये जो 370 है, ध्यान से सुनना, ये जो 370 है, 370 है, उसको हटाया जा सकता है अगर हमारे देश के राष्ट्रपति एक नोटिफिकेशन निकाले। लेकिन वो नोटिफिकेशन भी तभी निकाला जा सकता है, वर्ड समझना, जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उसको हाँ बोलता है। अब ये क्या बात हुई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई थी, राइट। सो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हाँ बोलना जरूरी है, ये लिखा हुआ है 370 में क्लियर शब्दों में। लेकिन मजेदार बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1956-57 में डिसॉल्व हो चुकी है, वो जा चुकी है ना। कमाल की बात यह है कि अब लिखा हुआ है 370 को तभी हटाया जा सकता है जब राष्ट्रपति जी एक नोटिफिकेशन निकालते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और जम्मू एंड कश्मीर उसको हाँ बोलता है। यार वो तो जा चुकी है, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन क्या वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चले जाने के बाद क्या आर्टिकल 370 को कभी नहीं हटाया जा सकता? अब कमाल की बात यह है कि आर्टिकल 370 को टेम्पररी प्रोविजन में डाला गया था। मैं फिर बोल रहा हूं, किस में डाला गया था? टेम्पररी प्रोविजन में। अब तुम्हारे मन में यह सवाल आना तो चाहिए कि सर ये टेम्पररी का मतलब क्या होता है? टेम्पररी का मतलब होता है कि यार इस दिन तक मैं अगर टेम्पररी नौकरी करूंगा तो किस दिन तक यह फैसला होने वाला है।
The position that I'm taking on this part is that what was the purpose of this word temporary? What is the main purpose of the word temporary? Is there a word? Is there a reason? Is there a line that we are drawing? That this is the date that should be thought for. Why was it given a temporary provision? The temporary reason इसलिए दिया गया था ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये फैसला कर सके, It has the opportunity to decide whether or not to finally accept the Constitution of India. Whether or not, क्या वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करेगा या नहीं. Now the coincidence or the incidence or the happenstance over here is कि जब जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हटी थी, इनफैक्ट उससे पहले भी जब करण सिंह का रेजोल्यूशन आया था, उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यस, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि दे विल एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद सो मच एक्सेप्शंस एटसेट्रा एटसेट्रा. इन अदर वर्ड्स, अगर आर्टिकल 370 को किसी टेम्पररी काम के लिए दिया गया था और वो काम ये था कि आप इतने टाइम में ये विचार कर लो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट करोगे या नहीं, माय फ्रेंड्स, दे हैव डन इट. सो व्हेन दे हैव डन इट, इन दैट केस आर्टिकल 370 का टेम्पररी स्टेटस होने का मतलब एक्चुअली तो उसके अगले दिन से 370 का कोई स्कोप ही नहीं था. हैविंग सेड सो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1956-57 में चली गई. अब यहां पर सिचुएशन है, तो अगर तुम पढ़ोगे तो यहां लिखा है आर्टिकल 370 वाज इंटेंडेड टू बी टेम्पररी अंटिल जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड इट्स फेट. द आर्ग्यूमेंट इज दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अज्यूम द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द चेंजेस वर पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनली फ्रॉड. ये पिटिशन की बहुत ही वीक आर्ग्यूमेंट है. क्यों? क्योंकि वो खुद ये बात बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक्सेप्ट कर लिया था. तो मेरा सवाल सीधा यही है कि अगर वो खुद ही एक्सेप्ट कर ले तो देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वर्ड? वो जो 370 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका तो कोई पर्पस ही नहीं है ना. डज नॉट मीन दैट उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कोई और इंटरप्रिटेशन नहीं किया जा सकता. बट पिटिशनर्स को यह बात एक्सेप्टेबल नहीं है. उनका कहना है दूसरा बात कि वॉज द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑब्टेन. नाउ द पॉइंट हियर इज, आर्टिकल 370 सीधा सीधा बोलता है कि पार्लियामेंट इसको नहीं कर सकता, यूनियन इसको नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ द फैक्ट क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट से बिना पूछे आप कोई फैसला कर ही नहीं सकते थे. अब मेरा सवाल फिर से ये प्रॉब्लम है कि कौन मना कर रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट से हम नहीं पूछना चाहते थे? हम पूछना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट डिसॉल्व थी. तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उस समय पर डिसॉल्व थी. तो जब वो डिसॉल्व थी तो गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का फैसला शुड बी अंडरस्टूड एज द फैसला ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. पिटिशनर्स इस बात को मानने को तैयार नहीं. पिटिशनर्स बोले नो, ये गलत स्टेटमेंट है, ये एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल नहीं है. हमें नहीं लगता कि लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा चला गया है, विधानसभा चला गया तो आपने गवर्नर की बात मान ली, हमें लगता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है. नेवर माइंड. तीसरा है, कैन द गवर्नर डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? तो वो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम को पढ़ेंगे तो गवर्नर इज बाउंड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो पिटिशनर्स बोलते हैं कि गवर्नर ने कैसे फैसला कर दिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो थे ही नहीं. बट मैं फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं, उस टाइम पर विधानसभा डिसॉल्व थी. पिटिशनर्स की यही स्टेटमेंट बार बार आई जा रही है कि गवर्नर ने यह फैसला किया कैसे. फिर एक और बात है कि कैन अ स्टेट बी डाउनग्रेडेड? जी, स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया. देखो, स्टेट होता है, उनकी अपनी एक हक होते हैं, अपनी लिस्ट होती है, प्रैक्टिकली अपने अपने राइट्स होते हैं. लेकिन यूनियन टेरिटरी तो यूनियन की टेरिटरी होती है. तो इन अ वे वो डाउनग्रेड हो गया. राइट. इन अ वे इट इज अ सिचुएशन इन विच कि आपने पार्लियामेंट के एक फैसले से आपने स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को डाउनग्रेड कर दिया और यूनियन टेरिटरी बना दिया. क्या ये किया जा सकता है या नहीं? ये है पिटिशनर्स की स्टेटमेंट. राइट. सो पिटिशनर्स की स्टेटमेंट पर ये जवाब है. एंड फाइनली जो इनका बार बार रोना आ रहा है, जो बार बार ख्याल आ रहा है कि जी आर्टिकल 370 को क्यों हटा दिया? आर्टिकल 370 तो फेल ही नहीं हो रहा था. आर्टिकल 370 को बहुत सारे पिटिशनर्स पहले भी बहुत टाइम डिस्क्राइब किया जाता था कि ये एक ब्रिज है, ये एक पुल है जिससे यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जम्मू एंड कश्मीर जुड़ा हुआ है. मेरा ये सवाल है कि इस ब्रिज को जरूरत ही क्या है? ओके, इंडिया इज वन बिग नेशन.
हम लोगों को ये ब्रिज की जरूरत क्यों है, स्पेशल स्टेटस क्यों जरूरत है, हमको ये एलिमेंट की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस। सो मेनी सच ऑफ द क्वेश्चंस, और ये बोलते हैं कि इंटीग्रेशन हुआ आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू एंड कश्मीर का। भाई जम्मू एंड कश्मीर को इंटीग्रेट क्यों करना, ये हमारा ही है, इट इज एन अखंड पार्ट ऑफ इंडिया, व्हाई डू यू नीड आर्टिकल 370? तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं पिटिशनर्स के खिलाफ जा रहा हूं, तो मैं खिलाफ नहीं जा रहा हूं। इन माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज आई एम ट्राइंग टू पोक होल्स इनटू, और आई एम गोइंग टू पियर्स होल्स इनटू दीस आर्गुमेंट्स, जो मुझे लगता है आर नॉट वेरी वेरी कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली साउंड। लेकिन मेरा ये काम नहीं है, मेरा काम ये नहीं है, दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ द पार्लियामेंट। सो ये 5 अगस्त 2019 का वो अमेजिंग बिग डे है जिस दिन आर्टिकल 370 को रीड डाउन किया गया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा गया कि आपका क्या रिप्लाई। तो पहले उन्होंने डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉवरेनिटी एंड ऑटोनॉमी बोला यार आप बड़ा मेजर बात बोलो, आप मांग रहे थे ऑटोनॉमी, ओके। So the point here is must distinguish between the concepts of sovereignty and autonomy, particularly in the context of Jammu and Kashmir. State willingly surrendered its sovereignty to the Union of India. करण सिंह का फैसला था, ये करण सिंह जो रीजेंट ऑफ कश्मीर थे, जो राजा थे आफ्टर राजा हरि सिंह, उनका खुद का नवंबर 25, 1949 का खुद का प्रोक्लेमेशन था कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इंडिया की सॉवरेनिटी। अब जी तुम्हारे राजा ने एक्सेप्ट कर लिया यार, द वन जिन्हों के जो उनके पिताजी राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। सो अब राजा करण सिंह युवराज जो वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी हम मान गए आपकी सॉवरेनिटी, तो कहानी खत्म हो गई ना। फिर वो एक्सेशन क्या, फिर वो ब्रिज क्या, ऑल ऑफ दैट डज नॉट टेक पार्ट ऑन दिस वार। सेकेंड इज कैन देयर बी टू कॉन्स्टिट्यूशन। यार एक देश में एक फ्लैग होना, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना, वन नेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने एक बार फैसला भी किया था आर्टिकल 35A की आर्ग्यूमेंट करते टाइम, दैट प्लीज अंडरस्टैंड यू आर क्रिएटिंग अ क्लास विद इन अ क्लास ऑफ सिटीजंस, एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। सो अब ये बात लाइन फेमस हो रही है, एक राष्ट्र एक निशान एक विधान, बड़ा क्रूशियल लाइन है। एक कंट्री की यूनिटी के लिए क्लास विद इन अ क्लास ऑफ सिटीजंस नहीं होना चाहिए। दिस इज समथिंग दैट इज टेकन और एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बड़ा जरूरी है, पार्लियामेंट ने ये लॉ कैसे पास कर दिया। अरे पूरा ड्यू प्रोसेस लॉ पास हुआ। 370 को देखा गया, 370 में जहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा था उसमें प्रेसिडेंट साहब ने नोटिफिकेशन किया, उसमें नोटिफिकेशन में क्या, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट विल बी कंसिडर्ड दैट द वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी अंडरस्टूड एज द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट उस टाइम पर डिसॉल्व थी, तो गवर्नर का फैसला शुड बी अंडरस्टूड एज दैट फैसला ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ। तुम्हें ये लास्ट लाइन दिख ही नहीं रही होगी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की उस दिन की नोटिफिकेशन है। मैंने ये एरो बनाया, तुम लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, बट एक बार ये देखोगे तुमको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा पार्लियामेंट ने कुछ नहीं किया। तो मैंने उसी को बड़ा किया है, जूम इन किया है, इसको ध्यान से सुनना। इसमें लिखा है इन द प्रोवाइजो टू क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 370 द एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट रेफर टू इन क्लॉज 2 का मतलब होगा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, साइंड बाय रामनाथ कोविंद सर हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसी वर्ड को तो हम लोगों ने एग्जैक्टली वो किया है जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कर रहा है। जब ये अलाउड है तो प्रॉब्लम क्या है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आर्ग्यूमेंट्स के दौरान कुछ सवाल पूछे और उन सवालों में से कुछ ये था, क्या परमानेंस ऑफ आर्टिकल 370 है ये टेम्पररी प्रोविजन में डाला गया है, ये पार्ट 21 में डाला गया, कुछ तो वजह होगी। अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्ड को पकड़ के रखोगे जो 1956-57 में जा चुकी है, तो इसका मतलब तो ये परमानेंट हो गया। हाउ आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिनन? इट इज सर्टेनली नॉट दिस पार्ट। So it is worth considering why Article 370 was placed in Part 21 of the Constitution, जिसमें लिखा हुआ है टेम्पररी प्रोविजन। अरे कुछ तो वजह होगा ना, फाउंडिंग फादर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उन्होंने इसको टेम्पररी प्रोविजन में लिखा हुआ है। पार्लियामेंट को यह पावर है टू मेक एनी यूनियन टेरिटरी। क्या पार्लियामेंट को मना किया जा सकता है आप यूनियन टेरिटरी मत बनाओ? कैन यू नॉट लीव इट टू द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट क्या है? Parliament is the आशीर्वाद, it is the faith of 150 करोड़ इंडियंस। सो ये जजमेंट अब जो होगी वो तो कल तुम्हें पता चलेगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हम ये समझे कि what are the grounds of petitioners and what are the grounds of the reply. In my limited understanding, मेरी लिमिटेड, मैं यहाँ पर I'm not budging my head into it, I'm not going to put my last dollar to it, लेकिन in my limited understanding
we are certainly going to go into the last part of this entire thing. मेरा यहाँ पे वाउच है, आई एम नॉट, मैं कल पलट सकता हूँ, लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि in my limited understanding of the law, Honorable Supreme Court would say that Parliament was well within its powers to do what they have done to Article 370. They were absolutely allowed. At max, जो मेरी expectation है, and I'm sorry, मेरी expectation है, the Honorable Supreme Court would tell the center कि जितना जल्दी हो सकता है, take steps to restore the statehood of Jammu and Kashmir. I don't think there is anything above the nation, nothing above the nation. और on nothing above the nation concept, मुझे पक्का यकीन है that the Honorable Supreme Court's judgment will uphold the unity and integrity of the nation. I hope तुम्हें ये मजा आया. I hope तुम्हें समझ में आया. Spread the video and understand a very major concept. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.